मिडल इंग्लिश के बारे में हम पढ़ रहे थे। अच्छा, फिर क्या हुआ? द स्पिरिट ऑफ रोमांस ब्रिंगिंग न्यू सिंपैथी फॉर वुमेन एंड पीपल। ठीक है, एक न्यू सिंपैथी, एक जब स्पिरिट ऑफ रोमांस आया तो उसके बाद एक नई किस्म की सिंपैथी आई फॉर वुमेन एंड द पुअर। द क्रूसेड्स, वाइडनिंग यूरोपियन आउटलुक, द रेनेसां। ठीक है, उसके बाद ये रेनेसां, फीचर ऑफ द एज, इस एज के फीचर्स क्या थे? ट्रांजिशन, ट्रांजिशन कहते हैं बेटा चेंज होना एक इरा से दूसरे इरा में। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको जैसे पंजाबी का बताया कि पंजाबी एक दौर में सूफियाना उसको टच दिया गया था, सूफियाना उसको कहा जाता था कि ये सूफियाना बोली है या सूफियाना लैंग्वेज है। बाद में जो शायर आए, स्पेशली ये जो अंजुमन और उसके दौर के सुल्तान राही के दौर के, आपने कभी उस दौर के सॉन्ग सुने? वे गुजरा वे और इस तरह के अजीब अजीब से, क्या इन्होंने पंजाबी की टांग ही तोड़ दी ना पकड़ के। और सेम इज द केस विद उर्दू। ठीक है, तो उर्दू से ज्यादा हिंदी क्यों हिट है? इस वजह से क्योंकि वो पोइट्री बड़ी अच्छी करते हैं। यहाँ पे क्या है, पोइट्री, पोइट्स उस लेवल की पोइट्री नहीं करते कि जो दिल को भाए। बिल्कुल ही वो आज आउट ऑफ द आउट ऑफ बाउंड्स एक पोइट्री लिखी जाती है, जिसकी वजह से उसका एक लेवल, एक इमेज गिर जाता है। इसी तरह एक ट्रांजिशन का पीरियड आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कैंटरबरी टेल्स जो है वो एक ट्रांजिशनल पीरियड के अंदर लिखी गई थी, जिसमें मिडिवल का एंड हो रहा था और रेनेसा का स्टार्ट हो रहा था। इसी को मिडल इंग्लिश पीरियड कहा जाता है, यानी कि पुराना दौर खत्म, नया दौर शुरू, और उसके दरमियान में जो इंग्लिश पोइट्री लिखी गई उसको मिडल इंग्लिश पोइट्री कहा जाता है। द पीरियड ऑफ ट्रांजिशन एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट, द एनोनिमस नेचर, वर्क्स आर एंटायरली विदाउट नॉन ऑथर्स। ठीक है, अब जो है ये जो वर्क्स जो थे वो विदाउट नॉन ऑथर्स लिखे गए थे। बहुत सारे ऑथर्स ऐसे थे जिनकी वर्क्स जो हैं वो पूरे पूरे मिले ही नहीं। जैसे सोफोक्लीस है, उसने पता नहीं कितनी किताबें लिखी थी, लेकिन उनकी किताबें कुछ तो मिल गई जो आज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन मोस्टली जो है ऐसे ऑथर्स की किताबें गुम हो गई, या उनको एडमायर नहीं किया गया, या वो खुद ही अपनी मौत आप मर गई। इस तरह बहुत हुआ था। तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारा लिटरेचर वर्क जो है वो हमें आज पता ही नहीं है। वो तो बेचारा जब पोएट मर जाता तो उसके बाद उसकी किताब एक जिंदा होती है, वो भी उसके जो कोई चाहने वाले होते हैं वो उसकी किताब को दोबारा से करते हैं कि भाई अब ये मर गया, अब तो इसकी किताब की कोई कदर कर ले। तो फिर फाइनली वो कहते हैं ना, मरने के बाद इंसान की कदर होती है। तो पोइट्स की भी मोस्टली कदर उस वक्त होती है जब वो बेचारे मर जाते हैं। शेक्सपियर का भी यही हाल था। उसके बाद जॉन डन का भी यही हुआ कि जब वो मर गया तो उसके बाद याद आया कि अच्छा यार उसने कोई किताबें भी लिखी हैं, चलो। तो ये हुआ द डोमिनेशन ऑफ पोइट्री। अच्छा, मिडल इंग्लिश में डोमिनेशन ऑफ पोइट्री हुई। इससे पहले भी काफी वर्क्स हुए थे, लेकिन वो जर्मन थे। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया था। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन आया। ठीक है, इसी तरह जो है पहले जर्मन थी, फिर उसके बाद फ्रेंच जो है वो इंटरनेशनल लैंग्वेज हो गई। अब यहाँ पे डोमिनेशन ऑफ पोइट्री जब स्टार्ट हुआ तो फिर देखते हैं कि इंग्लिश का सफर स्टार्ट कहाँ से हुआ। यही इन्हीं किताबों से आपको पता चलेगा कि इंग्लिश आज इंटरनेशनल लैंग्वेज क्यों है। आखिर कोई तो मेहनत हुई है ना उस जबान के ऊपर। तो डोमिनेशन ऑफ पोइट्री, सर्वाइविंग वर्क्स ऑफ द पीरियड इज पोइट्री। अब जो वो दौर का जो वर्क बचा है ना जिसमें डोमिनेशन ऑफ पोइट्री थी, उसमें जो सर्वाइविंग वर्क्स हैं, जो काम पीछे बाकी रह गए हैं, वो पोइट्री के हैं, वो पोइट्री के पीरियड के हैं। उसके बाद उसमें इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं। द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द प्लोमैन, विलियम लैंगलैंड, ब्रट लेजरमैन। ठीक है, अब ये जो है उसमें जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हुए थे, ये बुक का नेम आ रहा है, द विजन ऑफ विलियम कंसर्निंग पायर्स द फ्लोमैन, विलियम लैंगलैंड, ब्रूट एंड लेजरमैन। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आ गया जनाब आपका चौसेरियन पीरियड, जो कि असल में आपका पहला पहला टॉपिक है आपकी पोइट्री का। जो आपकी पोइट्री की बुक स्टार्ट होनी है वो चौसर से स्टार्ट होनी है। अभी तो हमने मिडीवल के बारे में पढ़ा, और जब चौसर ने स्टार्ट की, मैंने आपको बताया था कि मिडीवल का एंड हो रहा था, रेनेसां का स्टार्ट हो रहा था। तो चौसर ने ये 1340 टू 1400, इसके दरमियान उसके सारे वर्क्स थे। ये उसका जो है लिखा गया उसका टाइम पीरियड कि उसने कितना लिखा, और द पीरियड सॉरी ये उसकी मतलब डेट ऑफ बर्थ एंड द एंड ऑफ हिज लाइफ, डेट सन उसका जब वो उसकी डेथ हुई। The period includes the greater part of the reign of Edward III and the long French wars associated with his name.
the accession of his grandson Richard II, revolution of 1309। अच्छा यहाँ पे देखें, एडवर्ड थ्री, रिचर्ड टू, ये क्या है? जो बादशाह होता था ना, जैसे फॉर एग्जांपल राइन ऑफ एडवर्ड की बात हो रही है, अब उससे अगला जो उसका बेटा जब बादशाह बनेगा तो वो एडवर्ड टू होगा, उसका आगे बेटा जब बादशाह बनेगा वो एडवर्ड थ्री होगा। इसी तरह ये जब नस्ल चलती थी, एडवर्ड वन, एडवर्ड टू, एडवर्ड थ्री, एडवर्ड फोर, और फिर द एक्सेशन ऑफ हिज ग्रैंड सन रिचर्ड, उसका जो ग्रैंड सन था, दैट इज द रिचर्ड टू। द रेवोल्यूशन ऑफ 1399, द डिस्पोजिशन ऑफ रिचर्ड एंड द फाउंडेशन ऑफ लैंकास्ट्रियन डायनेस्टी। जाहिर बात है अरूज को जवाल है, फिर उसके बाद डिस्पोजिशन हुआ रिचर्ड का और फाउंडेशन ऑफ लैंकास्ट्रियन डायनेस्टी। लेकिन बहरहाल आपकी किताब का इन जंगों से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए इसको जस्ट एक दफ़ा रीड कर लें, इसको याद करने की जरूरत नहीं। और आज के लेक्चर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने याद करनी है, ये जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि था क्या इंग्लिश लिटरेचर। द एज ऑफ अनरेस्ट एंड ट्रांजिशन, जिस भी एज के अंदर ट्रांजिशन होती है ना, जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है, जो चेंज का पीरियड होता है, वो अनरेस्ट का भी होता है। सारी बात है उस दौर में सबसे बड़ी चीज की वॉर्स हो रही थी। वॉर्स हमेशा अनरेस्ट क्रिएट करती है, वॉर्स हमेशा ह्यूमन को जो है नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती है, उसकी सेहत पे भी असर होते हैं, बहुत लोग मरते भी हैं। अपने रिश्तेदारों को जब इंसान सामने मरते हुए देखता है तो जाहिर बात है, आज अगर आप कश्मीर के रूप में जाके देख लें तो आपको वो जो अनरेस्ट का जो ये है ना, ये आपको अंदाजा होगा कि जब वॉर्स होती हैं तो क्या होता है, या जब एक कोई भी बाहर से आने वाला उस मुल्क के ऊपर या उस टेरिटरी के ऊपर जब कब्जा करके बैठ जाता तो क्या होता है। दूसरी चीज ट्रांजिशन, चेंज। जैसे अब पाकिस्तान के अंदर एक चेंज आया तो उसी को हम, इसको भी पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहेंगे। लेकिन इस वक्त जो है चेंज पे चेंज ही आता जा रहा है दुनिया के अंदर, लेट्स सी। और उसके बाद है द लिटरेरी मोमेंट ऑफ द एज क्लियरली रिफ्लेक्टेड बाय 5 फेमस पोएट्स। ये जो लिटरेरी मोमेंट्स हैं उस एज के, वो 5 फेमस पोएट्स को जो है रिफ्लेक्ट करती है। नंबर 1 लैंगलैंड, वाइटलिफ, गोर, मेंडेविली, और उसके बाद चौसर। ठीक है, द लास्ट वन इज द चौसर। सबसे पहले लैंगलैंड था। लैंगलैंड भी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले 4 तो है नहीं, आपके सिलेबस में सिर्फ चौसर है। लैंगलैंड ने क्या किया था? लैंगलैंड ने वॉइसिंग द सोशल डिस्कनेक्ट, प्रीचिंग द क्वालिटी ऑफ मैन एंड द डिग्निटी ऑफ लेबर। उसने जो है ये जो सोशल डिसकंटेंटमेंट है, ये जो हमारे अंदर एक अजीब सी डिसकंटेंटमेंट, यानी कि हम कंटेंटेड इंसान कैसा होता है, हर चीज में शुक्रगुजारी, हर चीज में जो है आप खुश रहते हैं। डिसकंटेंटेड क्यों होता है इंसान? जब वॉर्स आती हैं, जब अंदर ही अंदर इंसान घुलना शुरू हो जाता है, वो होती है। तो उसने उस सोशल डिसकंटेंट को जो है वो उसने उसके खिलाफ एक आवाज उठाई थी कि ये डिसकंटेंटमेंट जो है इसको एंड होना चाहिए। फिर उसने प्रीचिंग द क्वालिटी ऑफ मैन, एक इंसान की क्वालिटी को प्रीच किया था, एंड द डिग्निटी ऑफ लेबर, और एक मजदूर की डिग्निटी के लिए उसने प्रीच किया था कि उनके जो हैं जो मामलात हैं उसको, क्वालिटी ऑफ मैन जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं है क्वालिटी ऑफ मैन इम्प्रूव करने के लिए हम सिर्फ अथॉरिटी की तरफ देखें। अगर हम अच्छा बोलेंगे ना, उससे भी एक क्वालिटी ऑफ मैन इम्प्रूव होती है। एक अच्छा पोएट जो होता है वो अपने वर्क्स के अंदर ऐसी चीज़ें लेके आता है जिससे क्वालिटी ऑफ मैन कैसे इम्प्रूव होगी। इंसान वो किताबें पढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसकी क्वालिटी इंप्रूव होगी। सेम इज द केस विद मीडिया। मैंने आपको बताया ना, उस वक्त लोग किताबें लिखा करते थे, आज लोग मीडिया को देखते हैं, टीवी खोल के देखते हैं, आज हम इंटरनेट को खोल के देखते हैं, उसके अंदर हमें डिफरेंट इंफॉर्मेशन मिलती हैं। अब वो हमारे ऊपर है हम कौन सी पढ़ते हैं और कौन सी नहीं पढ़ते हैं। लेकिन क्वालिटी ऑफ मैन, ठीक है, जैसे मैं कहती हूँ, मतलब मेरा अपना एक जाती ख्याल है कि इंसान को ना एक क्वालिटी लाइफ गुजारनी चाहिए। क्वालिटी लाइफ ये नहीं कि आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहना, बहुत अच्छे जूते पहन लिए, नहीं। आप अपना ना प्रेजेंट बड़ा खूबसूरत करें, उसमें अच्छी सोच, हर किसी के हकूक पूरे करें। स्पेशली मैं, मेरे पास जितने स्टूडेंट्स आते हैं हाउस वाइफ होते हैं, उनको मैं एक चीज़ कहती हूँ, बेटा अपनी फैमिली को नहीं इग्नोर करें। ये नहीं बच्चा पास आए चलो भाई दफा हो जाओ मैं पढ़ रही, नहीं, ऐसी बात नहीं करनी। बच्चों को अपना दोस्त बना लें। मुझे सबसे ज़्यादा अगर किसी ने सपोर्ट किया वो मेरे बच्चों ने किया, बिकॉज दे नो हमारी जो माँ है ना वो हमारे सारे काम पूरे करती, ठीक है। तो वो भी फिर आगे से कहते थे नहीं मामा
और रात को जरूर बच्चों के साथ बैठ के बातें जरूर करें, स्पेशली रात को सोते हुए उनको कोई नबी की कहानी सुनाएं, ताकि उनके जो मॉडल्स है ना वो सहाबियात बने, अम्बिया अलैहिस्सलाम, इस तरह से। तो इस तरह से आपकी जब सॉरी, यहाँ पे वो इक्वेलिटी ऑफ मैन की बात करता है, ठीक है, इक्वेलिटी, सॉरी मैंने इसको गलत बता दिया आपको, इक्वेलिटी यानी कि वो इक्वेलिटी ऑफ मैन को उसने प्रीच किया गया। जाहिर बात है जब इंसान को इक्वल राइट्स नहीं मिलते तो वो डिसकंटेंटेड भी हो जाता है, तो उसने इस सोशल डिसकंटेंट के खिलाफ वॉइस उठाई थी, और उसने इक्वेलिटी ऑफ मैन की बात की थी और डिग्निटी ऑफ लेबर की बात की थी। फिर वाइक्लिफ की बात करते हैं, गिविंग द गॉस्पेल टू द पीपल इन देयर ओन टंग, ठीक है। वाइक्लिफ ने गॉस्पेल जो है डिफरेंट ट्रांसलेशन के साथ बताई थी, ट्रांसलेट की थी। गॉवर क्रिटिसाइजिंग द विगरस लाइफ एंड प्लेनली अफ्रेड ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, उसने जो है क्रिटिसाइज किया था इस विगरस लाइफ को, ये जो हम स्टैंडर्ड्स के पीछे भागते हैं ना, उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। और ये काम बहुत सारे और पोइट्स ने भी किया, अभी आप पढ़ेंगे और आपकी अपनी सोच चेंज होगी इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने से पहले और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने के बाद। अगर आप सही इसको पढ़ेंगे, सिर्फ पेपर देने के लिए नहीं पढ़ेंगे, तो आपके अंदर एक चेंज फील होगा आपको इंशाल्लाह। एंड प्लेनली अफ्रेड ऑफ इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, वो इस विगरस लाइफ के भी खिलाफ था और इस प्लेनली अफ्रेड भी था इस कॉन्सिक्वेंसेस के खिलाफ के बारे में। जैसे अब हमारी विगरस लाइफ क्या है, टीवी देख लिया, एंटरटेनमेंट इज आवर टारगेट, ठीक है, एंटरटेनमेंट इज आवर एम। जिसको देखो एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहा है, जिसको देखो स्टैंडर्ड्स के पीछे भाग रहा है। अब ये नहीं, थोड़ा नहीं, इससे आगे और इससे आगे से आगे से आगे हम एक दूसरे की टांग खींचना शुरू हो जाते हैं। और बड़ा मुझे अफसोस हो रहा होता है कि हमारा पता नहीं ईमान किधर चला गया है, कि जब कुछ सब करना ही अल्लाह ने है तो फिर हम कहाँ जा रहे हैं। तो उसने फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में भी वो बहुत परेशान था। ये सब जो है ना, जितने भी राइटर्स हैं, एक्चुअली दे आर द मॉरलिस्ट। मॉरलिस्ट वो होता है, राइटर होता है जो कि वो मॉरली जो है टीच करते हैं, प्रीच करते हैं लोगों को। वो अपनी सोसाइटी के अंदर जो कमियां देखते हैं फिर उनको अपनी पोइट्री के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर लेके आते हैं। Mandeville, romancing about the wonders to be seen abroad. Chaucer, sharing in all the stirring life of the times. The first humanist, the first novelist in verse, the father of modern English language. Chaucer कौन था? शेयरिंग इन ऑल स्टिरिंग लाइफ ऑफ द टाइम, उसने अपनी तमाम स्टिरिंग लाइफ ऑफ द टाइम, क्योंकि जब उसने कैंटरबरी टेल्स लिखी तो वो उसने अपनी जिंदगी की आखिरी अयाम में लिखी। वो उसका आखिरी काम था जो उसने कैंटरबरी टेल्स लिखी। उसने अपनी जिंदगी में जितने भी लोग देखे वो सारे उस कैंटरबरी टेल्स में डाल दिए, ठीक है। उसके अपनी सारी जिंदगी के एक्सपीरियंसेस वो सिर्फ एक टॉपिक पे या एक मैन के ऊपर नहीं थी। इस वजह से चौसर के कैरेक्टर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं और स्टूडेंट एकदम घबरा जाता है, मैम इतने सारे कैरेक्टर्स हम करेंगे कैसे। लेकिन आप उसके अंदर देखिए उसने कैसे लाइफ को उसके अंदर डाल दिया, उन कैरेक्टर्स के अंदर डाल दिया। हम ये ऊपर वाले 4 पोइट्स को इतना ज्यादा नहीं पढ़ते जितना हम चौसर को पढ़ते हैं। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसकी पहली किताब चौसर ना हो। वो चौसर से ही स्टार्ट करते हैं, बिकॉज उसमें वाकई आप किताब पढ़ेंगे आपको इतना एंजॉय करके आप इसको पढ़ेंगे जब आप देखेंगे उसके अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं और उसने ह्यूमरस वे में, सेटारिकल वे में, आयरॉनिकल वे में उनको बयान किया हुआ है। वो रोता भी नहीं है, वो चीखता भी नहीं है, वो सटायर मतलब पंजेंट सटायर भी नहीं करता, वो बहुत बिटर जो है तंज भी नहीं करता, लेकिन वो अपनी बात भी कन्वे कर रहा है और बड़े ही जिसे कहना चाहिए माइल्ड ह्यूमरस वे के अंदर उसने वो बयान की कि इंसान को बुरा भी ना लगे और इंसान को अपनी गलती भी पता चले कि मेरे अंदर ऐसी क्या गलती है, जो कि चौसर ने यहाँ पे बयान की। और ये कैंटरबरी टेल्स एक यूनिवर्सल थीम के ऊपर बयान की गई है। यूनिवर्सल ऐसी चीज को कहते हैं जो कल भी है और आज भी है। फॉर एग्जाम्पल, इंसान जो है वो बुराई का पुतला है, हम कहते हैं ना इंसान खता का पुतला। व्हाट इज दिस? दिस इज अ यूनिवर्सल कोड। अगर चाहे आप 1340 का इंसान उठा के देख लें या चाहे आज का देख लें, इंसान गलती का पुतला है, ये चीज कभी भी इनकार नहीं की जा सकती। तो दिस इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। उसने जितने भी कैरेक्टर्स यहाँ पे बयान किए जो कि 1400 के कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, यानी कि मैं सन की बात कर रही हूँ, ठीक है। उसने जो अपनी लाइफ के अंदर जितने कैरेक्टर्स देखे वो बयान किए, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं ये कैरेक्टर्स आज भी हैं, आज भी कलर्जी में ऐसे होता है, आज भी रिलीजियस लोग ऐसा करते हैं, आज भी वुमन ऐसी है,
ठीक है, आज भी जो है हाइपोक्रेसी है। तो दीज आर द यूनिवर्सल कैरेक्टर जो कल भी हैं और आज भी हैं। द फर्स्ट ह्यूमनिस्ट, वो पहला ह्यूमनिस्ट था। ह्यूमनिस्ट किसे कहते हैं? जो कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करता है, इक्वलिटी ऑफ मैन के ऊपर बात करता है। द फर्स्ट नॉवेलिस्ट इन द वर्स, वर्स के अंदर वो पहला नॉवेलिस्ट था। द फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज का वो फादर था। ठीक है, इसी के बाद जो है सबने इसी को फॉलो करते करते किताबें लिखी। बल्कि आप अपने सिलेबस में ही दो ऐसे पोइट्स पढ़ेंगे जिन्होंने चौसर के ऊपर पोइट्री लिखी है, पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स कौन से थे? कैंटरबरी टेल्स, ये आपके सिलेबस में है। द बुक ऑफ डचेस, द हाउस ऑफ फेम, एनेलिडा एंड आर्काइट, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, ट्रायलस एंड क्रिसाइड, द लेजेंड ऑफ गुड वुमन। उसके बाद शॉर्टर पोएम्स एन एबीसी, द कंप्लेंट ऑफ मैथ, द कंप्लेंट टू हिज लेडी, द कंप्लेंट ऑफ वीनस, फॉर्च्यून एंड ट्रुथ। नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद आ जाएगा चौसर के बाद एलिजाबेथन पीरियड, द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश हिस्ट्री। चौसर ने इतना काम कर दिया था इंग्लिश लिटरेचर के ऊपर कि जब एलिजाबेथन पीरियड की बारी आई और विलियम शेक्सपियर की बारी आई, तो जब एक पायनियर अच्छा मिल जाता है ना, तो आगे से आगे क्या होता है, यानी कि अगर मैं अपने बेटे को अपना नॉलेज प्रमोट करूंगी तो वो मुझसे ज्यादा अच्छा होगा, वो उसके अंदर मजीद अच्छी इनोवेशन करेगा। इसी तरह अगर जो नॉलेज मैं अपने स्टूडेंट को प्रमोट करती हूँ, मतलब जाहिर बात है आप लोगों की एज जो होगी वो मेरी एज से बहुत कम होगी सर, ठीक है। तो क्या होगा कि जब आप उस वर्क को लेके आगे चलोगे तो एक न्यू स्पिरिट के साथ, एक यंग स्पिरिट के साथ आप क्या करोगे, आप उसके अंदर इनोवेशन कर दोगे, सिंपल इज दैट। तो जब एक पाइनियर अच्छा मिल जाता है, एक टीचर अच्छा मिल जाता है, तो क्या होता है, स्टूडेंट क्या करता है, वो बेस्ट परफॉर्म करके आता है। अभी आपके पैसे बाबा ने दिए। फिर उसके बाद है गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश पीरियड, इस वजह से इसको गोल्डन एज कहा जाता है। चौसर तक को गोल्डन एज नहीं कहा गया क्योंकि चौसर को अभी ऐसा पाइनियर मिला ही नहीं था। उसके बाद द एलिजाबेथन एरा इज परहैप्स मोर फेमस फॉर इट्स थिएटर एंड वर्क्स ऑफ विलियम शेक्सपियर। फिर उसके बाद एलिजाबेथन रेनेसांस, theater begins with the opening of the Red Lion Theatre in 1567, यानी कि थिएटर्स बनना शुरू हुए एलिजाबेथन पीरियड के अंदर। Other famous theatres, Curtain Theatre, Globe Theatre. Shakespeare is considered the greatest writer of English language. ठीक है, पहले हमने फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ रहे हैं शेक्सपियर इज कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद इंपॉर्टेंट जनरास ऑफ थिएटर आर हिस्ट्री प्लेस, द ट्रेजेडी एंड द कॉमेडी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन थिएटर में इंपॉर्टेंट जनरास ऑफ थिएटर आर हिस्ट्री प्लेस, द ट्रेजेडी एंड कॉमेडी। अब आज के दौर में अगर आप देखें तो कितने सारे चैनल्स खुल गए, उस दौर में क्या हुआ था, थिएटर खुल गए थे। जब थिएटर खुल जाता है तो जितना भी ये काम हुआ होता है, फॉर एग्जाम्पल पोइट्री से रिलेटेड है, प्लेज है, ड्रामाज है, ट्रेजेडी है, कॉमेडी है, तो वो सब थिएटर में परफॉर्म होती है। तो जो चीज पढ़ने में तो फिर इंसान थोड़ा बोर हो जाता है, लेकिन अगर उसको सुना दिया जाए या उसको एक्ट करके दिखा दिया जाए तो वारे न्यारे हो जाते हैं। तो दैट्स वाई लोग एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स जाते थे, और फिर वहां पे ये हिस्ट्री प्लेस जितने भी थे एलिजाबेथन पीरियड से पहले के, ये जो आप इडिपस रेक्स एक ड्रामा पढ़ेंगे सोफोक्लीस का, सोफोक्लीस बहुत पुराना एक था, जिसे कहना चाहिए राइटर था, और उसके भी हिस्ट्री प्लेस जो है वो एलिजाबेथन पीरियड के अंदर परफॉर्म किए गए थे। हालांकि वो किताबें बहुत पुरानी लिखी गई थी, इसलिए इसको हिस्ट्री प्लेस और ट्रेजेडी और हिस्ट्री प्लेस इस लिहाज से भी कहा जाता है कि पुराने दौर के ऊपर, जैसे गैलीलियो गैलीलाई के ऊपर एक किताब लिख दी गई, वॉर्स के ऊपर किताब लिखी गई, फिर उनको परफॉर्म किया जाने लगा, तो लोग इसलिए भी किताबें लिखा करते थे और बाद में वो उसके प्रोड्यूसर्स बन जाते थे कि फिर उनको, जाहिर बात है, एक उनका सोर्स ऑफ इनकम था। इम्पोर्टेंट ऑथर्स, इम्पोर्टेंट ऑथर्स कौन से थे? इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड वर्क्स, एडमंड स्पेंसर, ये आप लोगों के सिलेबस में नहीं है लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में है ये, इवन ये कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है। पोएट एंड प्रिंस ऑफ पोएट कॉल्ड द चार्ल्स लैम एंड मिल्टन। पोएट एंड क्रिटिक्स, टीएस इलियट। टीएस इलियट जो है ये आपके पोएट्स एंड क्रिटिक
टीएस इलियट, टीएस इलियट जो है ना आपके सिलेबस में है, लेकिन ये एडमंड स्पेंसर ने टीएस इलियट के बारे में लिखा था। उसके बाद वर्क्स हैं फेरी क्वीन, ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सिलेबस में है। शेफर्ड कैलेंडर, प्रोथैलेमियन, एपिथैलेमियन, फिलिप सिडनी आपका पार्ट 2 में जाएगा। इसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा जाता था। आप लोग इसकी क्रिटिसिज्म की एक बुक पढ़ेंगे, इसने डिफेंस ऑफ पोइट्री की थी, इसलिए इसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म भी कहा जाता है। क्रिटिसिज्म आपका सब्जेक्ट आएगा पार्ट 2 में, उसमें आप ये पढ़ेंगे। ही टुक अ ब्रिलियंट इन द मिलिट्री लिटरेरी कोर्ट लाइफ। वर्क्स देख लेते हैं। एस्ट्रोफेल एंड स्ट्रेला, आर्केडिया, अपॉलजी फॉर पोइट्री, ये जो अपॉलजी ऑफ पोइट्री है ना, ये आपके सिलेबस। नेक्स्ट पे चलते हैं, फ्रांसिस बेकन। फ्रांसिस बेकन भी आपके सिलेबस में है, ठीक है। फादर ऑफ इंग्लिश एसेस, ठीक है। अभी हमने पीछे क्या पढ़ा, फादर ऑफ क्रिटिसिज्म आप पढ़ेंगे, ठीक है। और अब आप फादर ऑफ इंग्लिश एसेस पढ़ेंगे। सबसे पहला आपने फादर ऑफ मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा, इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ा। अब फ्रांसिस बेकन, फादर ऑफ इंग्लिश एसेस, दैट इज आल्सो इन योर सिलेबस, और दैट इज आल्सो इन एवरी यूनिवर्सिटी सिलेबस। कराची यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी है, सरगोदा में भी है, हर यूनिवर्सिटी में ये पढ़ाई जाती है, लाजमी पढ़ाई जाती है, बिकॉज दीज आर द फादर्स ऑफ एसेस, ठीक है। एसेस और प्रोज, Bacon fame rests very largely on his essays, the aphoristic style and epigrammatic brevity in his essays. अब ये जो एफोरिस्टिक एंड एपिग्रामेटिक ब्रेविटी, ये सब लिटरेरी टर्म्स हैं, ये इसके लिए आपको इनकी डेफिनेशन आनी चाहिए, देन यू कैन हैंडल दिस क्वेश्चन, ठीक है। यही चीजें हमने पढ़नी है। द कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस थॉट इन हिज एसेज आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या किया था फ्रांसिस बेकन ने, उसने एक एफोरिस्टिक कहते हैं वर्ल्डली विजडम को, एफोरिस्टिक स्टाइल में, एपिग्रामेटिक ब्रेविटी में उसने वो एसेस लिखे थे, और उसने दरिया को कूजे, कॉम्पैक्ट एंड कंडेंस, क्या हम उसको अगर उर्दू में कहें तो दरिया को कूजे में बंद कर दिया था। उसने बहुत लंबे लंबे एसेस नहीं लिखे थे, उसने बहुत शॉर्ट और कंसाइज एसेस लिखे थे, जो कि पढ़ने में भी अच्छे थे और समझने में भी अच्छे थे, शॉर्ट एंड कंसाइज थे, विटी थे। उसके बाद है वर्क्स, द हिस्ट्री ऑफ हेनरी एट, द न्यू एटलांटिस, द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग। इसमें से कुछ भी नहीं है सिवाय बेकन एसेज हैं आपके सिलेबस में। उसके बाद है क्रिस्टोफर मार्लो, ये आपके सिलेबस में है, इस राइटर के बारे में आप पढ़ेंगे। ड्रामाटिस्ट एंड पोइट, ड्रामा भी लिखता था और पोइट्री भी करता था। उसके वर्क्स कौन कौन से थे, डॉक्टर फॉस्टर्स, ये आपके सिलेबस में है। उसके बाद आ गया विलियम शेक्सपियर, 1564 to 1616, the greatest poet and dramatist in English literature, playwright, actor and shareholder in acting company। देखें वो प्ले भी था, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि वो जो राइटर्स थे वो खुद ही प्ले होते थे, वो खुद ही एक्टर होते थे, वो खुद ही प्रोड्यूसर होते थे, और शेयर होल्डर था एक एक्टिंग कंपनी के अंदर। ही रोट 37 प्लेस, 154 सॉनेट्स, 2 लॉन्ग नैरेटिव पोएम एंड 3 पोएम्स। 2 लंबी नैरेटिव लॉन्ग पोएम को कहा जाता है, और 3 पोएम्स उसने लिखी थी। वर्क्स उसके पोएम्स थी, रेप ऑफ लुक्रीन, वीनस एंड एडोनिस जो कि 1593 में लिखी गई, द पैशनेट पिलग्रिम। ट्रेजेडीज उसकी हैमलेट थी, ओथेलो, ठीक है, ये आप लोगों के सिलेबस में आएगी। ओथेलो जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में। कॉमेडीज उसने लिखी थी, मर्चेंट ऑफ वेनिस था, मिड समर नाइट्स ड्रीम। मर्चेंट ऑफ वेनिस तो अक्सर लोगों ने पढ़ी हुई होती है। ट्वेल्थ नाइट, ये मैंने 6th क्लास में पढ़ी थी, ऑल्दो ये मास्टर्स इन इंग्लिश लिटरेचर के सिलेबस में है। मर्चेंट ऑफ वेनिस भी पढ़ी थी हम लोगों ने 7th क्लास में, क्योंकि हमारी जो बुक्स थी वो ऑक्सफोर्ड की थी। अच्छा, एज यू लाइक इट, ट्रेजिक कॉमेडीज, सिम्बेलिन, द विंटर्स टेल, ये भी पंजाब यूनिवर्सिटी के सिलेबस में है। द टेम्पेस्ट जो है ये यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा के सिलेबस में है। लास्ट प्ले, द टेम्पेस्ट एंड ऑटोबायोग्राफिकल प्ले। ऑटोबायोग्राफिकल प्ले क्या होता है, जो आपकी अपनी जिंदगी से, जो पोएट की अपनी जिंदगी से ताल्लुक रखता है जो प्ले, उसको कहते हैं ये ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है। नेक्स्ट चलते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स देख लेते हैं। ग्रुप ऑफ यंग ड्रामाटिस्ट एसोसिएटेड विद ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज, दे इंट्रोड्यूस रोमांटिक ड्रामा इनटू इंग्लिश थिएटर। बेटा ये जो है आगे इनके सारे यूनिवर्सिटी विट्स हैं, जिसमें जॉर्ज पीली आ गया है, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नार्स, थॉमस लॉर्ड्स, थॉमस कैडी, सॉरी काइड, जॉन लिली, और एंड में क्रिस्टोफर मार्लो।
जैकोबियन पीरियड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है। और उसके बाद जो है इसमें बहरहाल मैं रिपीट कर देती हूँ, जेम्स एसेंट द थ्रोन इन 1603, कोर्ट स्टैंडर्ड पर लोअर, डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज, डिक्लाइन ऑफ ड्रामा आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर। ड्रामा का डिक्लाइन कर दिया गया, ड्रामा जो है उसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया था आफ्टर द डेथ ऑफ शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के डेथ के बाद जो है इंग्लिश को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम जैकोबियन टू रिस्टोरेशन पीरियड। ठीक है, अब जैकोबियन में जो डाउनफॉल हुआ उसके बाद रिस्टोर भी तो होती है ना कुछ चीजें, इस वजह से इसको रिस्टोरेशन पीरियड कहा गया कि वो जो पुराने काम है उनको दोबारा से रिस्टोर किया गया, जिसमें कैरोलिन एज आ गई, मेटाफिजिकल एज आई। मेटाफिजिकल एज में आपके सिलेबस में इस वक्त जॉन डन आएगा। प्यूरिटन रेवोल्यूशन, प्यूरिटन एज, पीरियड ऑफ कॉमनवेल्थ। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड वर्क्स हैं, रॉबर्ट हेरिक है, एडमंड वॉलर है, रिचर्ड लॉवेलस है। ये आपके सिलेबस में नहीं है। मेटाफिजिकल पोइट्स में आप पढ़ेंगे जॉन डन, आप जरूर पढ़ेंगे, एंड्रयू मार्वल है, हेनरी वॉगन है, अब्राहम कॉली। नेक्स्ट है प्यूरिटन पीरियड, स्लाइड नंबर 15। क्लैश बिटवीन कैथोलिक्स एंड प्रोटेस्टेंट। ये जो क्रिश्चियंस हैं इनके दो फिरके हैं, एक कैथोलिक्स हैं, एक प्रोटेस्टेंट हैं। जैसे मुसलमानों के दो फिरके ना, शिया और सुन्नी, उनके हैं कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट। इनके दरमियान काफ़ी लड़ाई झगड़े रहे हैं माजी में भी, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड शेड्स एंड वॉर्स भी, सिर्फ ये कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट्स की वजह से। एक्सट्रीम फंडामेंटलिज्म, रिबिलियन, बगावत की गई, बिगेन रिबिलियन बिगेन ड्यूरिंग द एज ऑफ चार्ल्स वन। इस बादशाह के दौर में एक रिबिलियन स्टार्ट हुई, बगावत हुई। सिविल वॉर बिटवीन चार्ल्स वन एंड ब्रिटेन फॉर 7 years। सिविल वॉर क्या होती है? अंदरूनी खाना जंगी जिसे कहते हैं। लोग जो है हुक्मरान के खिलाफ बगावत कर देते हैं, उसको कहते हैं सिविल वॉर। जैसे आजकल मिस्र में भी हो रहा है, शाम में हो रहा है, सिविल वॉर हो गई वहां पे। यहाँ पे भी चार्ल्स वन के दौर में हुआ, तब सबसे पहले रिबिलियन हुई, फिर सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, फिर 1649 टू 1660 रूल ऑफ कॉमनवेल्थ अंडर ओवर ओलिवर क्रॉमवेल, चार्ल्स वन। और इम्पोर्टेंट ऑथर्स एंड वर्क्स क्या थे? जॉन मिल्टन, ये आपके सिलेबस में है, द फर्स्ट लिटरेरी एपिक पोएट। जॉन मिल्टन जो था वो फर्स्ट लिटरेरी एपिक पोएट था। पोइट्री, मैथमेटिक्स एंड म्यूजिक वर हिज मेन स्टडीज। वर्क्स उसके क्या थे? पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड, कॉमर्स ऑन ब्लाइंडनेस, लाइडिकस। आपका जो है पैराडाइज लॉस्ट आपके सिलेबस में। उसके बाद रिस्टोरेशन पीरियड, डेथ ऑफ क्रॉमवेल इन 1660, एक्सेशन marked the beginning of restoration age, influence of French culture। ठीक है, फ्रेंच कल्चर का इन्फ्लुएंस हुआ था, क्योंकि फ्रेंच की जो पोइट्री थी और इनके लिटरेरी वर्क्स थे, उस दौर में फ्रेंच को बहुत ज्यादा, जो कोर्टली लैंग्वेज है ना वो फ्रेंच हुआ करती थी। चौसर की एज में भी कोर्टली जो लैंग्वेज थी वो फ्रेंच थी। और थिएटर केम बैक टू लाइफ, विटी इंटेलेक्चुअल सैटिराइजिंग मैनर्स एंड फैशंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इन सोसाइटी। विटी इंटेलेक्चुअल सैटिराइजिंग मैनर्स जो है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। सटायर कहते हैं किसी पे तंज करने को, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इंटेलेक्चुअल आपको पता ही होगा, ठीक है। मैनर्स मैनर्स ही होते हैं। एंड फैशंस ऑफ पर्टिकुलर टाइम, उनको वो जो फैशन ऑफ पर्टिकुलर टाइम था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रेंच जो है वो कोर्टली लैंग्वेज थी, तो लोग उसको कॉपी करने की कोशिश करते थे। आज हम क्या, हमारे आज इंटेलेक्चुअल फैशंस ऑफ पर्टिकुलर टाइम क्या है? इंग्लिश बोलनी है, स्पोकन के पीछे भाग जाना है, ठीक है, स्पोकन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। व्हाट इज दिस? दिस इज द फैशंस ऑफ पर्टिकुलर टाइम इन सोसाइटी। ये फैशंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम इन सोसाइटी जो है, ये तकरीबन आप सभी पोइट्स के कामों में पढ़ेंगे। ये भी एक यूनिवर्सल थीम है जो कि हम देखते ही रहते हैं। इम्पोर्टेंट वर्क्स एंड ऑथर्स थे, जॉन ड्राइडन था, विलियम कॉन्ग्रीव था, विलियम वाइकले वाइकरले सॉरी, डांसिंग मास्टर, जॉर्ज एथरीज। ये सब आपके सिलेबस में नहीं। ऑगस्टिन एज आएगी। द मेन फीचर स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनिज्म, ठीक है, ट्रेडिशन को बहुत ज्यादा प्रमोट किया गया था। कंसीव लिटरेचर प्राइमरीली एज एन आर्ट, लिटरेचर को प्राइमरीली एक आर्ट के तौर पे कंसीव किया गया था, यानी कि उसको बहुत ज्यादा एक प्राइमरी पोजीशन मिल गई थी, एक प्रायोरिटी मिल गई थी। टू देम पोइट्री वाज एन इमिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। पोइट्री को वो कहते थे ये इमिटेशन है। इमिटेशन कहते किसी चीज को कॉपी करना, नकल करना, वो ह्यूमन लाइफ की इमिटेशन है। राइज एंड फॉल ऑफ सटायर्स, ठीक है, सटायर्स मैंने आपको बताया था तंज को कहते हैं।
तो वो जो तंजिया जो वर्क्स थे, लिटरेरी वर्क्स थे, सटायरिकल लिटरेरी वर्क्स थे, जो जिसको हम इंटेलेक्चुअल सटायर्स भी कहते हैं, उनका राइज एंड फॉल हुआ था। न्यू डेवलपमेंट इन साइंस एंड शैटर्ड मैन्स ईगो। ठीक है, ये जो न्यू डेवलपमेंट हुई थी साइंस में, उन्होंने शटर कर दिया था इंसान की ईगो को। जैसे वो अल्लामा इकबाल का शेर है ना, ढूंढने वाला सितारों की गुजरगाहों का, अपने अफकार की दुनिया में सफर करना सका, जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर ना सका। कि इतनी आगे साइंस चली गई लेकिन इंसान अपनी अफकार की दुनिया को कभी भी सहर नहीं कर सका। स्टिल मैन इज नैरो माइंडेड। इतना पढ़ने के बाद, इतनी किताबें छांटने के बाद, एमए इंग्लिश करने के बाद, या लोग पीएचडी भी कर लेते हैं, हम सिवाय दूसरों पे अपना नॉलेज झाड़ने के और कुछ नहीं कर रहे होते। और मैन ईगो कैसे शैटर हुई? जब वो इतना कुछ पाने के बाद जो है, वो अपने आप को बिल्कुल ऐसे समझता है कि मैंने इतना कुछ कर लिया लेकिन अभी भी मुझे कुछ नहीं मिला। आपको पता है जापान में सुसाइड रेट बहुत ज्यादा है। वो इतना आगे चले गए हैं उसके अंदर जो मेन आपकी नॉलेज और मुझे एग्जैक्टली नेम नहीं आ रहा, ये जो टेक्निक से मशीनरी और इस सारी चीजों में वो इतना आगे चले गए हैं कि वो कहते हैं अब हमने सब कुछ पा लिया है। लेकिन सब कुछ पा के भी उनको सुकून नहीं मिला। हमारे एक रिलेटिव हैं, वो इस वक्त जापान में जॉब कर रहे हैं, वो कहते हैं वहाँ की जिंदगी जो है ना, वो एक मशीन है। और आए दिन लोग जो है वो सबवेज में, वो जो ट्रेन है उनके आगे आके सुसाइड करते हैं। और उनका एक ही अलम ये है कि इतना कुछ करने के बाद भी हमें वो चीज नहीं मिली। इंसान इतना कुछ क्यों कर रहा होता? एक्चुअली उसको पीस चाहिए होता है, मेंटल पीस। उसको लगता है कि मैं ये डिग्री ले लूँ, ये पढ़ लूँ, वो कर लूँ, यूं कर लूंगा तो मुझे शायद मेंटल पीस मिल जाएगा, इतने पैसे कमा लूंगा तो शायद मेंटल पीस मिल जाएगा। हालांकि ऐसा नहीं होता। वो इंसान के अंदर ही कहीं होता है। वो जब इंसान अपने अंदर कभी झांक के देखता है तो उसको मिल जाता है। जो नहीं झांकते तो वो क्या होता है, रूह जो है वो बेचारी शैटर हो जाती है एंड फाइनली कभी कभार सुसाइड तक बात पहुंच जाती है। अल्लाह ताला बस बचाए ऐसी ऐसे काम से। उसके बाद राइज ऑफ नॉवेल्स। ठीक है, अब यहाँ पे राइज ऑफ नॉवेल स्टार्ट हुआ। इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स, अलेक्जेंडर पॉप। ठीक है, ये अभी आपके आने वाला है। आप इसका रेप ऑफ द लॉक पढ़ेंगे, ये आ गया। उसके बाद ओलिवर गोल्डस्मिथ, डॉक्टर जेमल जॉनसन, डैनियल डेफो, हेनरी फील्डिंग। घबराना नहीं है, ये सारे आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये जस्ट आपकी इंग्लिश लिटरेचर की एक आपको हिस्ट्री बता रही हूँ। उसके बाद रोमांटिक एज है, उसमें इनऑग्रेटेड विद पब्लिकेशन ऑफ लाइरिकल बैलेट्स। लाइरिकल बैलेट की पब्लिकेशन हुई जो कि 1798 में हुई। उसके बाद इंग्लिश रोमांटिसिज्म केम फ्रॉम जर्मनी, गिव इम्पोर्टेंस टू सब्जेक्टिविटी, लव फॉर एक्सटर्नल नेचर। एक्सटर्नल नेचर के साथ एक मोहब्बत जो है वो देखा गया। जैसे एक अगर हम जॉन कीट्स की बात करें तो उसको कहा जाता है कि रोमांटिक पोएट है। वो क्या करता था, उसको नेचर से बड़ी मोहब्बत थी। कभी वो ऑटो नाइटिंगेल लिख देता है, ठीक है, एक नाइटिंगेल की दुनिया में चला जाता है, दैट इज एन एक्सटर्नल नेचर ना। उसके बाद जब वो उसने पहली दफा सूरज की शुआओं पे गौर किया ना, वो एक्चुअली मेडिसिन के लिए काम कर रहा था। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि ये मेडिसिन में आगे जाए, लेकिन उसका इंटरेस्ट क्या था, नेचर था। वो जब सूरज की शुआओं को देखता था तो उसको लगता था ये डांस कर रही है, दीज आर द डांसिंग समथिंग ना। तो उसके जहन में जो है वो फिर शायरी आना शुरू हो जाती थी, तो वो उस नेचर के बारे में पोएट्री लिखता था। फाइनली ये हुआ कि जॉन कीट्स जो है वो एज अ रोमांटिक पोएट हमारे सामने आ गया। ठीक है, दैट इज द एक्सटर्नल नेचर के आपको उससे मोहब्बत हो जाती है, इसलिए उसको रोमांटिक पोएट भी कहा जाता है, पोएट ऑफ नेचर भी कहा जाता है। फिर रिवाइवल ऑफ लाइरिकिज्म, रिवाइवल ऑफ लाइरिकिज्म हुआ। इंटरेस्ट इन मिडिवलिज्म, मिडिवल पीरियड, वो जो मैंने आपको बताया था, जो क्लासिकल पीरियड से पहले का जो पीरियड था जिसको मिडिवल कहा जाता था, उसमें इंटरेस्ट हुआ। यानी कि लोग दोबारा से वो स्पिरिट्स की, जिनों की, भूतों की बातें करना शुरू हो गए, उनको परियों में इंटरेस्ट होने लगा। द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लिटरेचर, उसके अंदर फ्रेंच लिटरेचर का भी इन्फ्लुएंस हुआ। यानी कि वो जो रिस्टोरेशन पीरियड के बाद ये सारा कुछ रोमांटिक एज तक जब पहुंचा, तो पिछले जितने भी पीरियड्स थे उनका रिवाइवल भी एक तरह से हुआ रोमांटिक एज में। और रोमांटिक होता क्या है, आपकी रियल लाइफ से, एक जब आप उस रियल लाइफ से बाहर जाके सोचते हैं तो दैट इज द रोमांटिसिज्म। हम कहते हैं ना वो बड़ा रोमांटिसाइज करता है, वो अपनी
अपनी दुनिया से निकल के किसी और ही दुनिया में चले जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं कि उसको वो रोमांटिक ये नहीं होता कि जी आपकी लव पोइट्री स्टार्ट हो जाएगी ये इस तरह नहीं। रोमांटिसाइज करना यानी कि आप हकीकत से निकल के किसी और ही दुनिया में गुम हो जाए, दैट इज द रोमांटिसाइज करते हैं। ठीक है। इसी तरह इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड वर्क्स, विलियम वर्ड्सवर्थ द prelude, excursion, immortality, odd, Samuel Taylor Coleridge, Biographia Literaria, Kubla Khan, ये आप लोगों के पार्ट 2 में आएगा, Scholar, Life of Nelson Roderick, Lord Byron, Child Harold's Pilgrimage, House of Idleness, Kane, Mercy by Shelley, Otto Westwind, Prometheus, Unbound, इसको पीबी शेली भी कहा जाता है। ठीक है, पीबी शेली, जॉन कीट्स, एसाबेला, हाइपीरियन, लेमिया और टू नाइटिंगेल, आप लोग पढ़ेंगे पार्ट 2 में जाके। जेन ऑस्टन, प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ईमा, ये जो जेन ऑस्टन है ना, ये भी आप लोगों के पार्ट 1 के सिलेबस में, आप नॉवल में पहला जो नॉवल पढ़ेंगे वो जेन ऑस्टन, उसके बाद विक्टोरियन पीरियड आ जाता है। अच्छा बेटा, ये जो बाकी है ना विक्टोरियन पीरियड, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसको बस एक दफा आप लोगों ने पढ़ना है कि विक्टोरियन पीरियड में क्वीन विक्टोरिया की इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, इंडस्ट्रीज बनना शुरू हो गई, मूड ऑफ नेचुरलिस्टिक पार्क को देखा गया, सोशल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो गए। सारी बातें जब इंडस्ट्रीज बनती हैं तो क्या होता है, हर बंदा करता है कि मैं काम करूं, लोग मशीन बन जाते हैं। आज इंडस्ट्रीज कितनी आम हो गई हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जब इंडस्ट्रीज बन गई तो इंसान एक मशीन बन गया था। आज एक स्लोगन कहा जाता है कि मर्द और औरत मिलके कमाएंगे तो ही घर की गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चल सकती। औरत अपना मेन एम भूल गई है कि मैंने बच्चे भी पालने हैं, मैंने उनको ग्रूम भी करना है। मुझ एक औरत पे डिपेंड है वो 3 या 4 बच्चे या 2 बच्चे। ठीक है, अगर मैं उनके ऊपर थोड़ी सी मेहनत करूंगी तो मैं इस नेशन को कितनी अच्छी जनरेशन देने जा रही हूँ, और फिर उसकी जो जनरेशन होगी वो उससे भी अच्छी होगी। हम औरतें ये नहीं सोचती। अभी क्या है, एक स्लोगन आ गया, सब मिलके कमाएं, है ना। तो उससे क्या होता है, सोशल स्ट्रेसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। औरत के लिए कमाना आसान काम नहीं होता। जब वो कमाने लगती है उसको बहुत सारे स्ट्रेसेस का सामना होता है। तो फाइनली फिर क्या होता है, उसको जब कोई सपोर्ट ही नहीं करता, फिर वो सोशल स्ट्रेस में चली जाती है, और फिर जब वो सोशल स्ट्रेस में जाती है, वो स्ट्रेस में होती है, तो फिर पूरी फैमिली स्ट्रेस में। और कोई समझ नहीं पा रहा होता है कि व्हाई आवर मदर और व्हाई माय वाइफ इज सो मच इन स्ट्रेस, ऐसे ही। तो एक औरत के स्ट्रेस में होने से पूरी फैमिली, और फिर पूरी फैमिली के स्ट्रेस में होने से पूरा मुआशरा स्ट्रेस में आता है। ये चीज अगर आप थोड़ी सी सोचें तो आपको समझ आ जाएगी। माइक्स ऑफ कीजिएगा बेटा। Spiritual conflicts were evident. Publication of origin of speeches. Important writers and works हैं. These are Lord Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold, Charles Dickens, Thomas Hardy. थॉमस हार्डी आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। मॉडर्न पीरियड आया, उसके बाद ये मॉडर्न लिटरेचर आप सारी पार्ट 2 में जाके पढ़ेंगे। ब्रेक विद ट्रेडिशन, रिजेक्ट रोमांटिक कन्वेंशन। उन्होंने ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया था, ट्रेडिशन को निगेट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था रोमांटिक कन्वेंशन को, कि ये जो तखयलाती और ख्यालाती जो आइडियाज है ना, इसका आज की दुनिया में कोई काम नहीं। ठीक है, आज का जो मैन है वो मटेरियलिस्टिक है। आज की दुनिया ये इस तरह की चीजों को नहीं मानती। ट्रेडिशन वर्सेस पैटर्न्स वर रिजेक्टेड, tradition versus patrons were rejected. The catastrophe of world wars had shaken faith in moral and spiritual life. ये जो वर्ल्ड वॉर हुई ना, उसका जो कैटास्ट्रॉफ था, उसका जो एक हौलनाकियां थी, उसने क्या किया, इंसान के फेथ को, उसकी मॉरल और स्पिरिचुअल लाइफ को शेक करके रख दिया। यहाँ तक कि जब आप वर्ल्ड वॉर के बैकग्राउंड में कुछ नॉवेल्स पढ़ेंगे, कुछ स्टोरीज पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि लोग जो हैं खुदा पे यकीन करना छोड़ देते हैं, नाउजुबिल्लाह। और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि अगर गॉड होता तो हमारे ऊपर ये चीज ना होती। T.S. Eliot है Ash Wednesday, The Hollow Man, The Wasteland, Murder in Cathedral, W.B. Yeats, Sailing to Byzantium, September 19, Ezra Pound, Cantos, W.H. Auden, Age of Anxiety, Luke Stranger, D.H. Lawrence, Sons and Lovers, Rainbow and Woman in Love। ये बेटा आज का आपका टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया, और कल से इंशाल्लाह फिर